हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमर्स अड्डा 247 के ऊपर। आज की ये वीडियो हर उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है जो अभी अपकमिंग सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसके अंदर बैठने वाला है और उसका एक कोर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं अभी लेटेस्ट जो सैंपल पेपर रिलीज किया गया है सीबीएसई के द्वारा। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो हमारा फोकस रहने वाला है वो दो चीजों के ऊपर रहने वाला है। क्योंकि सर मैं ये मानता हूं कि अगर आपको बोर्ड्स के अंदर यानी कि आपको आपकी 12th क्लास के अंदर 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स इकोनॉमिक्स में लेके आने हैं तो वो दो ही चीजें डिसाइड कर सकती है। एक, सबसे पहली बात, आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, कि आप कितने बेहतर तरीके से आंसर कर पाते हैं। और दूसरी चीज जो डिसाइड करती है बेटा वो है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आपका थ्योरेटिकल टॉपिक है। उस थ्योरेटिकल टॉपिक में आप कितना बेहतर स्कोर कर पाते हैं। तो आज की ये वीडियो ज्यादा डेडिकेटेड रहेगी आपके आंसर राइटिंग के ऊपर, क्योंकि आंसर राइटिंग के अंदर आपको सीबीएसई मेंशन करता है कि आपको कितने वर्ड्स के अंदर क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। चार पैटर्न में बेसिकली मार्क्स को बांटा गया है: 1 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन, 4 मार्कर क्वेश्चन एंड 6 मार्कर क्वेश्चन। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको आंसर किस तरह से करना है। जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे दोनों यूनिट के अंदर, सेक्शन ए सेक्शन बी के अंदर, वो 1 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। उनके आंसर भी आपके पास वन लाइनर फॉर्म में ही जाएंगे और वन लाइनर फॉर्म में आंसर करने हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सर रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। मैक्रो इकोनॉमिक्स का ये क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है वो एज्यूम करता है, कंजम्पशन फंक्शन ये मानता है, एज्यूम करता है, जम्पशन है कंजम्पशन फंक्शन की, कि कंजम्पशन जो है वो चेंज करती है कांस्टेंट रेट पर जैसे जैसे हमारी इनकम चेंज करती है। यानी कि जैसे जैसे एक कस्टमर की, एक कंज्यूमर की इनकम में चेंजेस आएंगे वैसे वैसे, राइट, उसके इनकम में चेंजेस आने की वजह से कहते क्या मानता है ये कि जो कंजम्पशन चेंजेस है वो कांस्टेंट रहते हैं। क्या रहते हैं? वो कांस्टेंट रेट के साथ चेंज करते हैं जैसे जैसे उसकी इनकम चेंज होती है। ये बिल्कुल सही बात है, ये इसकी अजम्पशन है, बिल्कुल सही बात है ये। और दूसरी बात ये बोली जाती है कि स्टेटमेंट 2 आपसे कह रही है कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है वो बेसिकली एक रेशियो है टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम का। यानी कि टोटल कंजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं तो टोटल कंजम्पशन आपकी सी है और टोटल इनकम आपकी वाई है। तो सी और वाई का आपका ये रेशियो है। तो आपसे क्या पूछता है? इन लाइट ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको यहां में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन आपके पास कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट आपके हाथ की बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। और फोर्थ है हमारे पास बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक चीज समझिएगा कि ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है कि सर एक ऐसी कंजम्पशन जहां पर एक्सपेंडिचर जो है कंज्यूमर के द्वारा किए जाते हैं इवन व्हेन उसके पास जब डिस्पोजेबल इनकम ना हो तब भी। यानी कि अगर कंज्यूमर के पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं है वो तब भी क्या करेगा बेटा? वो एक्सपेंडिचर करेगा। उसको क्या बोला जाता है बेटा? ऑटोनोमस कंजम्पशन बोला जाता है। और जब मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात करता हूं तो क्या उसका रेशियो टोटल कंजम्पशन इज टू टोटल इनकम होता है? नो सर, ऐसा तो नहीं होता है। इसका मतलब कि भाई हमारी पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और दूसरी वाली स्टेटमेंट हमारी क्या है? गलत है। और जब हमारी पहली वाली स्टेटमेंट सही है दूसरी गलत है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। यहां पर इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। यानी कि ए आंसर होना चाहिए बेटा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए आंसर होना चाहिए। और यहाँ पर आप ए कर दीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शंस गलत मेंशन कर दिए गए हैं। यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन कहता है फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी। क्या कहता है बेटा? क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आपको पता है इकोनॉमी आपकी कितने टाइप की हो सकती है। क्वेश्चन कहाँ से है आपका? ये नेशनल इनकम से क्वेश्चन आया है। कहाँ से आया आपका ये क्वेश्चन? नेशनल इनकम से क्वेश्चन आया है। और जब ये नेशनल इनकम से आपका क्वेश्चन है तो कहता है सर वहां पर हमने पढ़ा था कि दो टाइप की इकोनॉमी हो सकती है। एक हमारे पास क्या होती है? ओपन इकोनॉमी होती है। और एक हमारे पास क्या हो जाती है? क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। और जब मैं ओपन इकोनॉमी की बात करता हूँ, ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर इजीली क्या होता है बच्चे? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, या फिर यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है, जिसको एक्स और एम से रिप्रेजेंट किया करते थे, राइट।
और क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है। तो क्या कहता है, अगर एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जहां पर कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं है, क्यों, क्योंकि सर क्लोज्ड इकोनॉमी है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इस सिनेरियो के अंदर कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी सही होने वाली है। तो अगर देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होगा तो उस केस में बेटा जो हमारी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो हमारी बराबर होती है किसके, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के, यानी कि जीडीपी जो होगी वो हमारी किसके बराबर आएगी, जीएनपी के बराबर आएगी। इसलिए इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो फर्स्ट रहने वाला है, ए जो होगा वो इसका क्या होगा बेटा, सही आंसर रहता है क्लोज्ड इकोनॉमी के केस में। जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बराबर होता है, क्योंकि वहां पर किसी भी तरह का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है सर, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल अप द ब्लैंक। तो आपसे एक बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, राइट, किसका क्वेश्चन है ये, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो किस चीज की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहती है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, एपीसी बोलते हैं। तो एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 कंसिडर की जा सकती है। बाकी जितने भी फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू लेस देन 1 होती है या फिर हमेशा कॉम्बिनेशन में रहती है और लेस देन 1 रहती है, लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की वैल्यू इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहेगा, बी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सर एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के अकॉर्डिंग, राइट, आरबीआई की एक प्रेस रिपोर्ट हुई, कब हुई थी, 29 दिसंबर 2022 को हुई। और इसके अंदर ये बोला गया कि जो नेट एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है टू इंडिया, यानी कि जो नेट पैसा बाहर से आया या फिर इंडिया ने बाहर से जो पैसा बोरो किया, उसके अंदर रिकॉर्ड किया गया है आउटफ्लो ऑफ 0.4 बिलियन इन द सेकंड क्वार्टर 2022 टू 23, अबव ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन, सिंपल सी बात है। इसमें यह बोला गया है कि भाई एक प्रेस रिपोर्ट हुई, उस प्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग हुई है इंडिया से, राइट, वो कितने की है, यूएस डॉलर 0.4 बिलियन की, राइट, सेकंड क्वार्टर के अंदर। तो इसके अंदर हमें ये पूछा गया है कि इस ट्रांजैक्शन को कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन है, तो इसको कहां पर अपन लोग रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, सिंपली ये पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ऑफ इंडिया, तो चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक्स। अब आपको पता है जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारी ट्रांजैक्शंस होती है तो वो कहाँ जाती है, वो हमारे कैपिटल अकाउंट में जाती है, और कैपिटल अकाउंट में जाएगी और कौन से साइड में जाएगी, डेबिट साइड में जाने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी रहने वाला है। और आपको आंसर भी एग्जाम के अंदर इसी तरह से करना है कि डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, और उस डी के साथ में आपको क्या लिखना है कि यहाँ पर कहाँ पे जाएगा, वो कैपिटल अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन लगाई जाएगी, और साथ में कहाँ पर रिकॉर्ड होने वाली है, वो डेबिट साइड के अंदर रिकॉर्ड होने वाली है, राइट। इसका आंसर क्या होगा, इसीलिए डी आंसर जो है वो इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कहता है सर द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट, यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है, आपने जब मनी एंड बैंकिंग समझा होगा तो वहां पर आपने कॉन्सेप्ट समझा होगा बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम के केस में हमारे पास, राइट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स हुआ करता था, वहां पर मनी नाम की चीज वहां पर देखने को नहीं मिलती थी। तो यहाँ पर क्या बोला कि जितनी भी गुड्स और सर्विसेज है, अगर मैं उसको यूनिट के फॉर्म में बता रहा हूँ, मॉनेटरी यूनिट के फॉर्म में बता सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आप बताओ कि ये कौन सा फंक्शन है जो मनी के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है क्या वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, नो सर, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन ये नहीं होगी। क्या उसकी स्टोर ऑफ वैल्यू है, नहीं सर। उसके बाद क्या वो एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, ये हो सकता है। मींस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट है, नहीं सर, डेफर्ड पेमेंट का मतलब है फ्यूचर में होने वाली पेमेंट, ये उसका फंक्शन तो है, लेकिन इस ऑप्शन का आंसर ये नहीं होगा। इस ऑप्शन का आंसर होगा कि उसकी यूनिट ऑफ अकाउंट है, राइट, उसकी यूनिट ऑफ अकाउंट है। इसीलिए जो इसका राइट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होने वाला है। अब अगला क्वेश्चन वो आप लोगों के सामने ये है कि फाइंड द मिसिंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अच्छा, आपके सामने एक, राइट, बैंकिंग चैप्टर से क्वेश्चन दे दिया गया है और आपसे बोला गया है कि आपके पास राउंड 1 है, आपके डिपॉजिट है, आपके पास लोन है, आपके पास, राइट, रिजर्व रेशियोज है। अब आपको क्या करना है, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इन फिलिंग द ब्लैंक्स को फिलअप करना है, ठीक है सर। अगर मैं आप लोगों से बात करूं, अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या दिया गया है, आपसे बोला गया है कि आपको ये फाइंड करना है। तो आप एक सीधा सा कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर क्या देखेंगे आप लोग
कि सर डिपॉजिट कितनी है आपके फर्स्ट राउंड के अंदर 1000 की, आपके पास लोन कितना है 800 का और रिजर्व रेशियो कितना है आपके पास 20 का। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपके डिपॉजिट है वो कितने 800 के, लोन जो है बेटा वो आपके पास कितना है नहीं पता, लेकिन रिजर्व रेशियो हमें पता है 160। तो 80 माइनस 160 करोगे तो कितना हो जाएगा, 80 में से अगर 160 माइनस अगर आप लोग कर देते हो तो ये हो जाता है बेटा, कितना हो जाता है ये 740, 640 हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा ये 640 हो जाता है। तो यहाँ पर आ गया बेटा 640, कितना आ गया ये 640। अब 640 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है, यानी कि बी ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो जाता है कि ये नहीं होगा। अब उससे पूछा गया कि टोटल आपको ये निकालना है और आपको टोटल वैल्यू इसकी निकालनी है और आपको टोटल वैल्यू इसकी निकालनी है। तो आपको पता है कि डिमांड डिपॉजिट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है सर 1 अपॉन राइट कैश रिजर्व रेशियो इनटू आपका जो भी रिजर्व रहता है वो। अगर मैं आपकी राइट कैश रिजर्व रेशियो की बात करूं तो रेशियो यहाँ पर आपका कितना है 20%, 20%, 20% यहाँ पर दे रखा है और टोटल डिपॉजिट कितनी है आपकी, रिजर्व कितना है 1000 का, तो इसका 20% करूंगा, इसका मतलब कि ऊपर मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इसे ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरा कितना निकल कर आया था बच्चों, 5000 निकल के आता है। कितना निकल कर आया था है 5000 निकल कर आ जाता है। अब 5000 मुझे इस ऑप्शन के अंदर नजर आ रहा है, लेकिन अगर ये 5000 है तो बेटा इसकी वैल्यू कितने आने वाली है, राइट इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 4000 और 20% इसकी वैल्यू हो जाएगी 1000। इसका मतलब सर जो मेरा राइट आंसर होगा वो 640, 5000, 4000 एंड 1000। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी में है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, ग्राफिकली अगर मैं बात करता हूँ, कहता है ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन जो है उसको ऑब्टेन्ड किया जा सकता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अगेन ये कहाँ से आया क्वेश्चन, ये अगेन फिर से क्वेश्चन एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है आप लोगों के लिए, बार बार कई बार यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर। क्या कहता है सर कि जो ग्राफिकली जो एग्रीगेट डिमांड है फंक्शन है उसको ऑब्टेन किया जा सकता है कैसे, अगर मैं वर्टिकल एडिशन करता हूं, अगर मैं वर्टिकली किसको जोड़ दूं, अगर मैं वर्टिकल एडिशन कर देता हूं आपका कंजम्पशन को, कंजम्पशन फंक्शन को आपके और इन्वेस्टमेंट फंक्शन को, अगर मैं आपके कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन के अंदर एडिशन कर दूं तो मेरा कहीं ना कहीं निकल कर आ जाएगा सर एग्रीगेट डिमांड। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है कि एग्रीगेट डिमांड इज बेसिकली द समेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड योर इन्वेस्टमेंट फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो एग्रीगेट वर्टिकल कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, आपका एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी ऑप्शन जो रहने वाला है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है, अगला क्वेश्चन है आपके पास कि आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर द फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के अंदर क्या क्या कारण हो सकता है, किन कारणों की वजह से जो डिमांड है फॉरेन एक्सचेंज की राइट वो इंपैक्ट हो सकती है। तो इंपोर्ट ऑफ द विजिबल्स, विजिबल्स के इंपोर्ट की वजह से हो सकती है, एक्सपोर्ट ऑफ द इनविजिबल्स, और उसके बाद हमारे पास है रेमिटेंस बाय अ रेजिडेंट वर्किंग अब्रॉड, यानी कि बाहर कोई अब्रॉड में कोई वर्कर काम कर रहा है और वहां से वो रेमिटेंस भेजता है। उसके बाद हमारे पास क्या परचेजेस ऑफ एसेट अब्रॉड अल्टरनेटिव्स। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर आप इस चीज को ध्यान से समझ रहे हो तो आप लोग एक चीज समझ पा रहे होंगे कि डिमांड किन किन चीजों से इंपैक्ट हो सकती है। एक तो आपकी इंपोर्ट ऑफ विजिबल्स की वजह से इंपैक्ट कर सकती है, और दूसरा जो परचेजेस करते हैं एसेट कहाँ से, ब्रॉड से, कहाँ से अब्रॉड से, वहां से इंपैक्ट की जा सकती है। इसलिए जो इसका राइट आंसर है वो क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन जो है वो इसका राइट रहने वाला है यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज फॉर अ गिवन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के लिए हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है कि s इज इक्वल टू -60 प्लस 0.1y, और आपके पास इन्वेस्टमेंट दे रखी है कितनी, वो है बेटा 4000 करोड़ की। कितने की दे रखी है, 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे रखी है। अब आपसे पूछा क्या गया है, इक्विलिब्रियम लेवल पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल कितना होगा सर। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम निकालना है तो इक्विलिब्रियम तब होगा जब s इज इक्वल टू आई होगा। क्या होगा आपका, जब s इज इक्वल टू आई होगा। तो अब जब आपका अगर सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन दोनों जब बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम की बात होगी। अगर मैं सेविंग की बात करता हूं तो सेविंग मेरे पास दे रखा है और इन्वेस्टमेंट मेरे पास 4000 करोड़ की है, तो यहाँ पर 4000 करोड़ विल बी इक्वल टू -60 प्लस 0.1y। और अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 4000 प्लस 60 इज इक्वल टू 0.1y।
और y की वैल्यू मेरी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी 4060 डिवाइडेड बाय 0.1। और इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इसे 100 से मल्टीप्लाई ऊपर क्या करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर 10 से मैं इसे क्या करने वाला हूँ, मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। और जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ जाएगी मेरी 40,600। और 40,600 होने का मतलब है जो सी ऑप्शन है वो इसका क्या रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है। जो राइट आंसर इसका होगा वो सी ऑप्शन रहने वाला है यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, आपको सिर्फ एक फिगर दे दिया है और इस फिगर के बेसिस पर, और ये फिगर कुछ भी नहीं, आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं या किन किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो क्या कहता है, कहता है रीड द फॉलोइंग केयरफुली, कहता है रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। सबसे पहले बात करता है कि कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका क्या क्या आएगा। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट आती है जी सर, एक्सटर्नल बोरोइंग आती है, बाहर से जो बोरिंग कर रहे हैं, एक्सटर्नल अगर असिस्टेंस है किसी तरह की वो आती है। इन्वेस्टमेंट जनरली दो तरह से आती है सर, एक तो डायरेक्ट रूट के थ्रू आती है और दूसरी हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होती है। कैसी इन्वेस्टमेंट होती है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स होती है, वो हमारी इस कैटेगरी के अंदर आती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, तो आपको देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन ए है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास कि मल्टीलेटरल लोन्स क्या है, और थर्ड हमारे पास पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, और लास्ट हमारे पास गवर्नमेंट एड। तो आप सब लोगों को पता है कि जब इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट के जनरली दो रूट होते हैं, एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू और एक पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहने वाला है वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होने का मतलब है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। राइट, ओके। अगला क्वेश्चन, अब ये तो थे वन मार्कर क्वेश्चन, और वन मार्कर क्वेश्चन तो बहुत सीधे सीधे से डेफिनेट से क्वेश्चन थे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी, और इनके आंसर भी आपने वन लाइनर के अंदर देने हैं। राइट, इसके अंदर आपने ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको देना है आंसर कि भाई इसका सही आंसर क्या हो सकता है। चार ऑप्शंस आपके पास है, आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, बात खत्म। बस इतनी सी कहानी है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बेटा, current account deficit in an economy must be financed by corresponding to capital account surplus। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट से क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। कहता है जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, अगर आपके जो करंट अकाउंट है उसके अंदर आ गया बच्चों डेफिसिट, करंट अकाउंट के अंदर डेफिसिट है, और आपके पास है करंट अकाउंट डेफिसिट है, और आपके साथ में आपके पास है कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के अंदर सरप्लस है। क्या है, सरप्लस है। तो इसको हमें क्या करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए, कहता है कैपिटल अकाउंट के साथ। तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, देखो आप इंपॉर्टेंट क्या है वो समझ लेना। इंपॉर्टेंट ये जानना है कि अब क्वेश्चन आया इसका आंसर कैसे देना है। सबसे पहले पूछता है डू यू एग्री विद दिस गिवन स्टेटमेंट। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा, क्या आप इस चीज से सहमत हैं। पहली बात तो ये बताओ, कहता है। और दूसरा कहता है गिव वैलिड रिस्पॉन्स इन सपोर्ट टू योर आंसर, और इस चीज को सपोर्ट करते हुए फिर आंसर दो। राइट, पहले पूछा कि क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, फिर बताओ कि अगर एग्री करते हो तो क्यों करते हो। तो ध्यान से समझ लो, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। क्योंकि जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट होता है उसको क्या किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है सरप्लस ऑफ दी कैपिटल अकाउंट के साथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो करंट अकाउंट और आपका जो कैपिटल अकाउंट है, दोनों का सम जो है वो जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यस द स्टेटमेंट कैन बी एग्रीड अपॉन, हम मान सकते हैं ये चीज। क्यों, क्योंकि सिंस इन एन अकाउंटिंग सेंस, अगर मैं अकाउंटिंग सेंस में बात करूं, देखो यहाँ पर लिखा है कि जो आपका करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। एक इकोनॉमी के अंदर अगर एक इकोनॉमी फेस कर रही है करंट अकाउंट डेफिसिट, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए, किसके थ्रू, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस के साथ। सीएडी मस्ट और मे बी सेट ऑफ थ्रू द नेट कैपिटल इनफ्लो, और इसको किसके साथ, उसके बाद भी किसके साथ करना है, नेट कैपिटल इनफ्लो के साथ। ट्रांजेक्शन्स लाइक सेलिंग ऑफ एसेट्स और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड मे बी इंस्ट्रूमेंटल इन बैलेंसिंग सीएडी इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, इस कॉन्सेप्ट को तो मैंने बता दिया यहाँ पर सबसे पहले कि भाई इस कॉन्सेप्ट का मतलब है क्या। मैंने सबसे पहले वो चीज तो बता दी यहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ में मैंने ये भी बता दिया कि इसके अंदर भी मुझे किस चीज के साथ इसको बैलेंस करना चाहिए। राइट, तो ये सही तरीके हैं क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक इनकम। अच्छा सर, आपसे पूछ ली डोमेस्टिक इनकम,
क्या पूछिए आपसे, डोमेस्टिक इनकम निकालो सर। अब आपको पता है कि अगर मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करता हूँ तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब आपसे क्या पूछता है, कहता है सर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके पास 600 करोड़ के हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आपके पास 200 करोड़ की है, चेंज इन स्टॉक आपके पास 40 का है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपके 200 करोड़ के हैं, उसके बाद आपके पास नेट एक्सपोर्ट है -40, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है 120 करोड़ के, उसके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ गई आपके पास 20, कंजम्पशन ऑफ फिक्स एसेट जो है वो 40 है। क्या है आपका 40 है। अब मुझे मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लो मुझे यहाँ पर डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो डोमेस्टिक इनकम कैसे निकालूंगा मैं, अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है यानी कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो उसको किस तरह से निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करने वाला हूँ कि हाउस होल्ड कंजम्पशन को ऐड करने वाला हूँ। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन मेरे कितने हैं, 600 करोड़ के हैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके अंदर सेकंड थिंग क्या, हमारे पास ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितनी है, 200 करोड़ की है, वो भी इसके अंदर क्या होने वाली है, ऐड होने वाली है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों थर्ड क्या, यहाँ पर चेंज इन स्टॉक कितना है, ये भी इसके अंदर क्या होगा, कंप्यूट होगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चेंज इन स्टॉक के बाद गवर्नमेंट के द्वारा किया जाने वाला एक्सपेंडिचर जो है वो भी इसके अंदर क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। कितने का है, 200 करोड़ का एक्सपेंडिचर है। और हमारे पास नेट एक्सपोर्ट जो है, उस नेट एक्सपोर्ट को क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। क्या करूंगा, नेट एक्सपोर्ट को मैं माइनस करने वाला हूँ। उसके नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है मेरे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने के हैं मेरे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 120 करोड़ के हैं, तो इसको माइनस करने वाला हूँ यहाँ से। अब जब मैंने ये सारी चीजें यहाँ से कंप्यूट कर ली, राइट, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को कंसिडर करेंगे यहाँ पर, नहीं करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम पूछ रहा है। तो डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम पर हम इस चीज को इंक्लूड यहाँ पर नहीं करते हैं, तो इस चीज को यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। फिक्स कैपिटल के ऊपर जो हमारा कंजम्पशन है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा, यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही, तो जब आप इस पूरी की पूरी चीजों को सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 840 करोड़ रुपए का। कितना आने वाला है, 840 करोड़ आने वाला है। और जब आप 840 करोड़ इसका आंसर लिखोगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि भाई ये जो 840 आपने आंसर करके दिखाया ना, इसका सोल्यूशन जब आप करोगे तो ये जो पूरे के पूरे स्टेप्स है, इन स्टेप्स के मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, राइट। अगर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहले वाले स्टेप के यहाँ पर आपको 1.5 नंबर मार्क्स मिलने वाले हैं। और जो बाकी यहाँ पर फिर आप ये जो कैलकुलेशन करेंगे, इसका आधा नंबर आपको मिलेगा। और लास्ट में जो आप ये आंसर निकाल कर लेकर आओगे, इसका भी आपको कितने मिलने वाला है, हाफ मार्क्स मिलने वाले हैं। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आगे क्या कहता है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन और में है, और का मतलब है कि उन दोनों में से आपको एक ऑप्शन एक करना है, एक थ्योरेटिकल है और एक आपके पास प्रैक्टिकल है। तो अब थ्योरेटिकल आता है तो अच्छी बात है, प्रैक्टिकल कर लोगे तो ज्यादा बेहतर बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल में मार्क्स आने की संभावना ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द थ्योरेटिकल। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर कहता है द स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, इनका मतलब बताओ। थ्योरेटिकल है, कहता है सर एक्सटर्नलिटीज। पहला क्या है, एक्सटर्नलिटीज क्या होता है। सेकंड क्या होता है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस अगेन कहाँ से आया ये टॉपिक, नेशनल इनकम से। कहाँ से टॉपिक आया, नेशनल इनकम से। और थर्ड हमारे पास क्या कहता है, कंजम्पशन गुड्स। कि कंजम्पशन गुड्स हमारी क्या होती है, जाहिर सी बात है, पता है सबको, कंजम्पशन गुड्स होती है जो कंज्यूमर्स के द्वारा कंज्यूम की जाती है। अगर मैं एक्सटर्नलिटीज की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या है, कहता है सर ये बेनिफिट है, राइट। एक्सटर्नलिटीज दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर कहता है किसी भी एंटिटी के द्वारा, राइट, यहाँ पर समझिएगा, एक्सटर्नलिटीज का मतलब क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गया, ऐसे समझ लो। इसका मतलब है बेनिफिट्स अगर पॉजिटिव है, हार्म अगर नेगेटिव है, जो कि कॉज किए जाते हैं कि ऐसी एंटिटी के द्वारा, राइट, ऐसी एंटिटी के द्वारा जिसको ना तो हमने किसी चीज की तरफ पे किया, या फिर जिसके लिए हमने उसको पे किया या फिर पेनलाइज किया, यानी कि मॉनेटरी एस्पेक्ट में हम किसी को हार्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी उसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नलिटीज। ऑपरेटिंग सरप्लस बहुत आसान सी बात है ये तो। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हमारी क्या आती है, बेसिकली नॉन वेज इनकम्स आती हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर हम सब टोटल करते हैं किसका, रेंट, रॉयल्टीज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट का, और इसको क्या बोला जाता है, नॉन वेज इनकम के नाम से भी इसे जाना जाता है।
थर्ड अगर मैं बात करता हूँ बेटा, थर्ड हमारे पास आते हैं कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स अगेन नेशनल इनकम का टॉपिक। कंजम्पशन गुड्स का मतलब क्या है? ऐसी गुड्स जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती है। तो गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर, जो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाएगी, अल्टीमेटली कंज्यूमर जिसे कंज्यूम करेगा, और मीट द इंटरमीडिएट नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स आर कॉल्ड द कंजम्पशन गुड्स। तो इसके अंदर सर्विसेज भी क्या की जाती है? इंक्लूड की जाती है। तो याद रखिएगा, कंजम्पशन गुड्स के अंदर हमारी सर्विसेज को भी क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। ध्यान से समझिएगा, कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स कौन सी है? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स है जिसको कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाता है, उन गुड्स को हम क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? फॉर एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, मान लो कि एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, जो गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया 1,000 करोड़ का। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर कर दिया 1,000 करोड़ का। इफ द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी कि एमपीएस की जो हमारी वैल्यू है वो फॉल करती है। कहां से फॉल करती है? 0.25 से वो आ जाती है 0.10 पर। ठीक है ना? तो हमें कहता है कि कैलकुलेट करो वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन द इनकम, इनकम में कितना इंक्रीज आया इस चेंज की वजह से। ये जो 0.25 से 0.1 की तरफ गया, इस चेंज की वजह से कितना वैल्यू में चेंज आया, उसके बारे में बताओ। आपको क्या दिया गया? सबसे पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर आपको क्या दे रखा है? इन्वेस्टमेंट दे रखी है। जी सर, इन्वेस्टमेंट दी हुई है हमें। हमें बोला गया कि इन्वेस्टमेंट 1,000 करोड़ की है। कितने की इन्वेस्टमेंट? 1,000 करोड़ की है। और आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी है? 0.25 है। तो पहले आपको 0.25 थी, दूसरा क्या है? 0.10। तो 0.25 के साथ और 0.10 के साथ आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को देखना पड़ेगा और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज करना पड़ेगा। जब आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का यूज करेंगे तो वो होगा k इज इक्वल टू 1/MPS, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। यानी कि इसका फॉर्मूला है कि जो आपका k होता है वो क्या होता है? 1 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। और चेंज इन इनकम आपको निकालनी पड़ेगी, और चेंज इन इनकम का मतलब होता है डेल्टा वाई, होता है k मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा आई। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, k का मतलब क्या है यहाँ पर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/MPS। क्या होता है? 1/MPS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हमारे पास राइट 1/MPS, एमपीएस कितना है बच्चे हमारा? 0.25, 0.25 इसका मतलब कितना आ गया? ये 4। और दूसरे केस में कितना हो गया? 1/0.10, इसका मतलब है 10। कितना हो गया ये? 10। अब इनकम में कितना चेंज आएगा? देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना? 4। जब मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो मेरी इन्वेस्टमेंट आई बेटा 4,000 करोड़ की। कितने की आई? 4,000 करोड़ की। और जब 10 को मल्टीप्लाई करा मैंने 1,000 के साथ, तो मेरी जो चेंज इन इनकम है वो कितना आया? 10,000 करोड़ आया। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया था कि इनकम में कितना इंक्रीज हुआ? तो आप बोल सकते हैं कि सर जो मेरा एग्जैक्ट इनकम में इंक्रीज हुआ है वो है 10,000 करोड़। में से अगर मैं 4,000 करोड़ रुपए माइनस कर दूं, यानी कि 10,000 में से अगर मैं 4,000 माइनस कर देता हूं, तो मेरा चेंज आ जाएगा। कितना आएगा? वो आएगा सर 6,000 करोड़ का। कितने का आएगा वो? 6,000 करोड़ का आएगा। तो इंक्रीज इन इनकम कितना होगी इस सिनेरियो के अंदर? 6,000 करोड़ की रहने वाली है। कितने की रहने वाली है? 6,000 करोड़ की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, और ये भी बहुत ज्यादा इजी थ्योरेटिकल से क्वेश्चन है। राइट, क्या कहता है सर? इन एन इकोनॉमी एक्स एंटी एग्रीगेटेड डिमांड इज मोर देन एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई। अच्छा, elaborate the possible impact of the same as the level of output increase and employment। राइट, आपसे बोला गया कि एक इकोनॉमी के अंदर एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई से। तो आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा कि इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। किसके ऊपर? लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर, इनकम के ऊपर और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए कितना छोटा सा प्रिसाइज तरीके से पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन भी कर दिया गया है इसके अंदर, और बिल्कुल सटीक वर्ड्स का यूज करते हुए ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। राइट, समझिएगा यहाँ पर। तो क्या कहता है सर कि अगर एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड जो है वो ज्यादा है किससे? एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई से। इसका मतलब है कि जो हाउस होल्ड है वो प्लान कर रहे हैं कि वो कंज्यूम करेंगे ज्यादा। क्या करेंगे? ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है कि हाउस होल्ड प्लान करते हैं कि वो कंज्यूम करने वाले हैं ज्यादा, जितना फर्म एक्सपेक्ट नहीं कर रही उससे ज्यादा। इसका मतलब ऐसा है कि मान लो कि डिमांड जो है वो सप्लाई से ज्यादा होने वाली है। इस सिनेरियो के अंदर जो डिमांड है
वो ज्यादा रहने वाली है सप्लाई के कंपैरिजन से। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से अनइंटेंडेड फॉल होगा इन्वेंटरीज में। अनइंटेंडेड फॉल का मतलब क्या है कि भाई अब सप्लाई पूरी नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से जो इन्वेंटरी स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस चीज को रिड्यूस करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, इन्वेंटरीज को बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। इंटेंडेड लेवल ऑफ द इन्वेंटरीज प्रोड्यूसर्स में एक्सपेंड प्रोडक्शन, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि इस चीज की पूर्ति यहाँ पर की जा सके। और इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा आपको आउटपुट में, एम्प्लॉयमेंट में और इनकम में, तीनों चीजें आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक बात सीधे से समझ लो बेटा, एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड अगर ज्यादा है एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई से, इसका मतलब कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इसका मतलब कि कंज्यूमर ज्यादा कंज्यूम करना चाहता है, सप्लायर उतना सप्लाई नहीं कर पा रहा है। तो इस सिनेरियो के अंदर सप्लायर को अपनी सप्लाई को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा। जब वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो इनकम है इकोनॉमी के अंदर वो भी बढ़ेगी। राइट, अगली बात समझिएगा। कहता सर विद एन ऑब्जेक्टिव, ये क्वेश्चन कैसा और में है, यानी कि वो वाला क्वेश्चन कर लो या फिर ये वाला क्वेश्चन कर लो, दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप लोगों को समझाना है, तो आप लोगों के साथ पहले इस चीज को, दोनों ही क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा। कहता सर विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, अच्छा इन्फ्लेशन कम करनी है, इन्फ्लेशन को कम करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोट द कमर्शियल बैंक टू पार्क देयर सरप्लस फंड विद इट। राइट, कि भाई वो क्या कर सकता है, इन्फ्लेशन को कम करना है, तो वो आरबीआई बोल सकता है, प्रमोट कर सकता है कमर्शियल बैंकों को कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है, वो सरप्लस पैसा जो है वो किसके पास जमा करवा दे, आरबीआई के पास। इसको डिस्कस करो कि इसकी वजह से क्या होने वाला है। राइट, इसके पीछे का क्या रीजन है, आरबीआई ने बेसिकली स्टेप क्यों लिया। तो यानी कि आपका क्वेश्चन कहाँ से है, या आपका क्वेश्चन है मनी एंड बैंकिंग से। अब आप लोगों को पता है मनी एंड बैंकिंग की बात की जा रही है, और मनी और बैंकिंग से आपका ये क्वेश्चन है, और बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना, तो समझ लेते हैं इसे। तो क्या कहता है सर, आरबीआई बात की जा रही है आरबीआई की, तो इसका मतलब है किसकी बात की जा रही है, रिवर्स रेपो रेट की, आर की। राइट, रिवर्स रेपो रेट की बात की जा रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसका मतलब क्या होता है। ये वो दर है, ये वो रेट है जिस रेट पर कमर्शियल बैंक अपने पैसे को पार्क करते हैं, सरप्लस फंड को पार्क करते हैं, किसके पास में, सेंट्रल बैंक के पास। अब अगर मान लो इन्फ्लेशन को कम करना है, तो आरबीआई क्या चाहेगा कि बैंकों से वो ज्यादा से ज्यादा पैसा अपनी तरफ लेके आ जाए। राइट, तो इकोनॉमी के अंदर तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, अब आरबीआई रेट को बढ़ाएगा। और जब आरबीआई रेट को बढ़ाएगा तो क्या कहता है सर, विद द इंक्रीज इन द रिवर्स रेपो रेट इट बिकम ल्यूक्रेटिव फॉर द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क सरप्लस फंड विद द सेंट्रल बैंक। अब जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाएगा, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ने की वजह से क्या होगा, बैंक ज्यादा पैसा जो है वो आरबीआई के पास जमा करवाना चाहेंगे। और जब वो आरबीआई के पास ज्यादा पैसा जमा करवाएंगे, तो उस ज्यादा पैसा जमा होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। और इसका कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, इट में लीड टू द रिडक्शन इन द लैंडिंग कैपेसिटी। और इसकी वजह से आरबीआई के पास पैसे रखने की वजह से जो बैंकों के पास जो पैसा सप्लाई करने की कैपेसिटी थी वो कम होगी, क्योंकि पैसा उसने क्या किया, आरबीआई के पास ऑलरेडी रख दिया। और इसकी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है इन्फ्लेशन की, या फिर इन्फ्लेशन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, कर्व हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, बच जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इलेबोरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि आपने फंक्शन पढ़ा होगा, और मनी एंड बैंकिंग के अंदर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फंक्शन पढ़ा होगा। उसमें पहला फंक्शन या फिर एक फंक्शन ये भी था कि जो बैंक है वो काम करते हैं, जो आरबीआई है वो काम करता है ऐसे बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर। राइट, तो इसको मुझे क्या करना है, इसे हमें एक्सप्लेन करना है, और इनको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, हमें समझ में आती है ये चीजें या नहीं आती है, वो पूछा गया। तो क्या कहता है सर, इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल बैंक है वो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, कहां से, कमर्शियल बैंक से। राइट, एंड ऑल्सो एडवांसेस लोन टू देम। एक तो क्या करता है कि सेंट्रल बैंक पैसा लेता है, डिपॉजिट जो है उसको एक्सेप्ट करता है, कहां से, कमर्शियल बैंक से, और उनको लोन भी देता है जब उनको जरूरत होती है। जब बैंकों को जरूरत होती है तो बैंकों को लोन भी आरबीआई देने का काम करता है। ये रिजर्व जो है कमर्शियल बैंक का, वो क्या करता है, अपने पास रखता है। राइट, ताकि वो इंटर बैंक क्लेम्स को क्या कर सके, सेटल कर सके। तो क्या आगे क्या कहता है, बीइंग द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द बैंकिंग सिस्टम इट एक्ट एज अ फाइनेंशियल ऑफ द लास्ट रिसोर्ट to the commercial bank. It forwards short term credit to the commercial bank
against approved securities. The central bank supervisors, regulates and control the commercial banks. The regulations of the bank may be related to their licensing, branch expansion, liquidity of assets, management, amalgamations and liquidation. अब मेरी बात ध्यान से समझ लो कि आरबीआई यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, राइट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल बैंक है वो सेंट्रल बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है, मैनेजमेंट करता है किसके, सारे के सारे जितने भी आपके कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनकी रेगुलेशन से रिलेटेड, कि उनको रेगुलेट किस तरह से किया जाएगा और उनकी फंक्शनिंग किस तरह से रहने वाली है, वो सारी चीजें इनके द्वारा किया की जाती है, मैनेज की जाती है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ। अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, अब आपसे पूछा कि आपको फिजिकल डेफिसिट निकालना है, आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है और आपको दो फीचर बताने हैं पब्लिक गुड्स के, राइट। यू हैव टू टेल टू फीचर्स ऑफ द पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स के आपको दो फीचर बताने हैं कि पब्लिक गुड्स के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू रिसीट की, रेवेन्यू रिसीट 20 करोड़ की है, ठीक है सर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूँ तो 15 की है। अगर मैं रेवेन्यू डेफिसिट की बात करता हूँ तो बेटा 10 है। और हमारे पास लास्ट नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट 50% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट है। लास्ट में हमारे पास है इंटरेस्ट पेमेंट है, वो कितने की है, 4 करोड़ रुपए की है। सबसे पहले आपको फिजिकल डेफिसिट निकालना है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट कैसे निकलता है। फिजिकल डेफिसिट आपका निकलता है, राइट, आपका निकलेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में अगर मैं आपके रेवेन्यू डेफिसिट को जोड़ दूं तो क्या मेरा यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एसेट में से, एक मिनट, कैपिटल एसेट में से, राइट, आपकी रेवेन्यू रिसीट को मुझे जोड़ना पड़ेगा इसमें और मुझे माइनस करना पड़ेगा नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट को जो कि 50% ऑफ द रेवेन्यू रिसीट है, राइट। तो अब यहाँ पर ध्यान से देख लो इस सिनेरियो के अंदर क्या कर रखा है, जो आपके पास थी वो 10 करोड़ की थी, 15 करोड़ की थी और 50% आपको माइनस करना पड़ेगा। 50% का मतलब है 50/100 इंटू 20, जो टोटल निकल कर आएगा बेटा 15 करोड़ का। तो ये आपका आ गया क्या बच्चे, 15 करोड़ रुपए। और 15 करोड़ क्या आ गया आपका फिजिकल डेफिसिट। अगर मुझे प्राइमरी डेफिसिट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट में से मुझे क्या करना है, फिजिकल डेफिसिट में से मुझे माइनस करना पड़ेगा आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट को। किसको माइनस करना पड़ेगा, इंटरेस्ट की पेमेंट को। और इंटरेस्ट की पेमेंट है 4 करोड़ की। कितने की है इंटरेस्ट की पेमेंट, 4 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट है। और जब मैं 4 करोड़ रुपए की इंटरेस्ट की पेमेंट को फिजिकल डेफिसिट में से माइनस कर दूंगा तो मेरी प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आ जाएगा जो आने वाला है 11 करोड़ का। कितने का आने वाला है, 11 करोड़ का आने वाला है। और दो फीचर क्या है, सबसे पहले एक तो सबसे पहली बात क्या है, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है, राइट, इनको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। और आगे क्या है, नॉन रिवलेरस है, राइट, नॉन रिवलेरस टाइप होती है प्राइमरी गुड्स आपकी। ठीक है सर, इतनी बातें क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी। अब ध्यान से समझिएगा मेरी एक बात को, ये जितने भी टॉपिक है इनको मैं फटाफट से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ज्यादा डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनसे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, वहां से एक बार देख लीजिएगा, चैनल के ऊपर डाली हुई है, सारे कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। सैंपल पेपर को एनालाइज करने का और सैंपल पेपर को आप लोगों के साथ डिस्कस करने के पीछे का रीजन है कि आप लोग सही तरीके से कैसे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सीबीएसई आपसे क्या चाहता है कि आपको किस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट करना चाहिए, वो बात यहाँ पर करने की कोशिश की गई है। और उसी तरीके से चीजों को आगे लेकर जाने की कोशिश मैं यहाँ पर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, राइट। इतनी बातें क्लियर है जी सर, इतनी बातें हमें क्लियर है, राइट। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। अगला क्या है बच्चे, और में है क्वेश्चन। और का मतलब कि भाई ये 16 क्वेश्चन है, या तो आप ये वाला क्वेश्चन करिए या तो आप ये वाला करिए। अब जो बच्चा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं कर पाया वो क्या करेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन करेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे आप तो देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। ऐसा क्यों है, वो इसलिए है बेटा क्योंकि प्रैक्टिकल में अगर चीजें आती है तो आप देख रहे हैं 2 या 3 लाइन के अंदर आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। थ्योरी के अंदर क्या आपको बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी और उसके बाद भी क्या है, पूरे चांसेस नहीं है कि आपको फुल ऑफ टू फुल मार्क्स मिलेंगे, वहां पर स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्कोरिंग है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्या कहता है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो ये भैया गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन आ गया आपका। गवर्नमेंट बजट से आपसे पूछा गया है कि जो एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव जो है गवर्नमेंट का।
राइट। आगे सेकंड क्या कहता है आपको इसके अंदर, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। आयुष्मान भारत के तहत, इस स्कीम के तहत जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है फ्री मेडिसिन सर्विसेज। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द गिवन स्टेटमेंट, यानी कि इस स्टेटमेंट के ऊपर जो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, वो किस तरह का खर्चा है या फिर किस नेचर का है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट बजट की, तो वो क्या कहता है, कहता है द गवर्नमेंट मे नीड नॉट करेक्ट द फ्लक्चुएशंस इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड द प्राइस इन द इकोनॉमी। These may be depend upon the level of aggregate demand, which in turn depends upon the spending decisions of the households and the firm. To stabilize the economy under the state of inflation and deflation, government may alter taxes expenditure accordingly. तो गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम पर क्या करता है, अपनी एक्सपेंडिचर्स को क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, कम ज्यादा करती रहती है, राइट। तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, टैक्सेस को, एक्सपेंडिचर को चेंज करती रहती है और उस चेंजेस को ही दिखाया जाता है किसके अंदर, गवर्नमेंट बजट के अंदर। आगे क्या कहता है, कहता है ये जो एक्सपेंडिचर है ये कैसा है, तो एक्सपेंडिचर जो इनकर किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान भारत स्कीम के लिए फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस does not lead to any creation of the asset or reductions in the liability, hence it can be classified as a revenue expenditure। ये किस तरह का है, रेवेन्यू नेचर का है। आपने पढ़ा है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हमारा किसी तरह का एसेट जो है वो फॉर्म होता है, जनरेट होता है। तो यहाँ पर किसी भी तरह के एसेट में ना तो इंक्रीमेंट हुआ है ना किसी तरह के एसेट में डिक्रीमेंट हुआ है, तो इसलिए हम इन खर्चों को कहां पर दिखा सकते हैं, इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दिखा सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी के अंदर ये जा सकता है और इसको हम यहाँ पर शो करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, क्या कहता है सर, गिविंग वैलिडेट रीजन एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। अब मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, तो डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम पर मैंने आपको नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट की पूरी यूनिट ऑलरेडी करवाई हुई है, जाकर वीडियोस में देख लेना, काम आएगी। और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे उनको भी ज्यादा समझ में चीजें वहां पर देखने के लिए आने वाली है। तो आपको ये बेसिकली बताना है कि किस कैटेगरी के अंदर ये जाने वाला है। पहले कहता है पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया। क्या इसको हम लोग कंसिडर करेंगे, इसका क्या ट्रीटमेंट होगा जब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात करूंगा। टोमेटोज ग्रोन बाय मिसेस पूजा इन हर किचन गार्डन। थर्ड, मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, गिव वैलिड रीजन फॉर योर आंसर्स। पहले बताओ कि ये कहाँ जाएगा, और दूसरी बात इस स्टेटमेंट के लिए वैलिड रीजन बता दो, इसका वैलिड रीजन क्या रहने वाला है। पहली बात, अगर अमेरिकन टूरिस्ट जो है वो गुड्स परचेज करता है इंडिया में आकर, इंडिया में आकर एक अमेरिकन टूरिस्ट जो है वो गुड्स को परचेज करता है, तो क्या ये डोमेस्टिक इनकम की कंपटीशन में जाएगा? यस जाएगा। क्यों सर? क्योंकि ये जो गुड्स जिसको कि परचेज किया गया है अमेरिकन टूरिस्ट के द्वारा, ये एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है जो उसके द्वारा किया गया है इंडिया के अंदर, इसीलिए इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, इंक्लूड करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इंक्लूड करने वाले हैं इस कैटेगरी के अंदर। टोमेटो जिसको ग्रो किया गया है, ये तो ना के बराबर टोमेटोज ग्रो होंगे, क्योंकि कहाँ पर है, किचन गार्डन में कहता है, तो कहता है इसलिए यहाँ पर इसको इंक्लूड नहीं करता है। कहता है नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन देयर मार्केट वैल्यू। अब किचन गार्डन में उसने क्या करा है, टोमेटोज को ग्रो कर दिया है, तो उसकी मार्केट वैल्यू निकालना या फिर उसकी मार्केट वैल्यू को निकाल पाना वहां पर पॉसिबल नहीं है कि वहां पर मार्केट वैल्यू किस तरह से निकाली जा सकती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, वहां पर इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मोर एवर सच ट्रांजेक्शंस आर नॉट अंडरटेकन फॉर एनी मॉनेटरी कंसिडरेशन, इसलिए किसी भी तरह की मॉनेटरी कंसिडरेशन के लिए हम उसको कंसिडर नहीं करने वाले हैं। राइट? यस सर। नाउ नेक्स्ट इज नो कैपिटल गुड्स आर, अगला अगला पॉइंट था सर हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि मशीन परचेस्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज ए कैपिटल गुड। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी मशीन जो खरीदी जाए वो कैपिटल गुड्स हो। ध्यान से समझ लो यहाँ पर, देखिए सर क्या कहता है, नो कैपिटल गुड्स आर दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन द प्रोडक्शंस ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अ मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म विल बी अ कैपिटल गुड्स व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स एंड सर्विसेज। However, if it is purchased by a firm for the resale purpose in that year, then or in that sense, it cannot be considered as a capital goods and they will be considered as an intermediate goods, not a capital goods। कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में जाने के लिए अगर मान लो, तभी किसी भी एसेट को कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में डाला जाएगा अगर प्रोड्यूसर उन गुड्स को लेता है फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए।
राइट, अदरवाइज उसको कहाँ रखा जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। और इसी के साथ आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है सारा का सारा वो खत्म होता है। अब हम फटाफट से जल्दी डिस्कस करेंगे आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन हमारे पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर 1 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। स्टार्टिंग के जो आपके 10 क्वेश्चंस रहेंगे वो 10 क्वेश्चंस आपके 1 मार्कर रहेंगे। कैसे क्वेश्चन रहने वाले हैं, वो सारे के सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस आप लोगों के रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। जो इंडिया का 5 ईयर प्लान है उसका मेन अल्टीमेट गोल क्या है। तो पहले यहाँ पर क्या, ग्रोथ, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी। आगे है गुड हेल्थ, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, और ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो अगर आप लोगों को याद होगा जो पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, 5 ईयर्स प्लान जो चलाए गए हैं, उसका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ, ग्रोथ के साथ इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। नाउ अगला एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया, और ये कॉम्पिटिटर के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो थ्योरेटिकल बेसिस के रहेंगे, और थ्योरी में थोड़ा सा मार्क्स स्कोर करना चैलेंजिंग रहता है, इसीलिए आप लोगों के लिए ये सैंपल पेपर लेके आया गया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ज्यादा स्कोर करने के लिए। ध्यान से समझ लो। कहता है सर, चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन द वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर। यानी कि आपको हेल्थ इंडिकेटर बताने हैं कि कौन से हेल्थ इंडिकेटर है और कौन सा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है। यानी कि चाइना ने बहुत अच्छा हेल्थ के सिनेरियो में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको बताना है कि इनसे ये पता चलता है कि ये अच्छे हेल्थ इंडिकेटर है या नहीं है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव्स बर्थ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन। तो देखो बिलो पॉवर्टी लाइन का हेल्थ से क्या लेना देना है, राइट इसका किससे लेना देना है, मॉनेटरी पर्सपेक्टिव से है, पैसों से है, मॉनेटरी से है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल क्या रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है इस सिनेरियो के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द साइकिल्स ऑफ एग्रीकल्चर during the colonial rules were permanently broken by the green revolution that resulted from the application of। कहता है जो भी समस्या दुविधाएं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखी जाती थी कॉलोनियल पीरियड के अंदर, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है अभी के टाइम के अंदर। और उसका क्या कारण है, सबसे पहले कहता है कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स आपके पास है, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर का मैकेनाइजेशन हुआ है, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड्स लेके आए गए हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स आपको देखने के लिए मिले हैं नहीं सर, उसको हटाया गया है इन 3 कारणों की वजह से। तो ये 3 रीजन बिल्कुल सही रीजन हो जाएंगे, सही कारण हो जाएंगे जिनकी वजह से एग्रीकल्चर जो है वो ज्यादा अच्छा कर रहा है इंडिया के अंदर अभी। तो 1 2 3 विल बी द राइट आंसर, और 1 2 3 यहाँ पर कहाँ है, बी ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट अगली स्टेटमेंट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये यहाँ पर महिलाएं हैं, ये महिलाएं यहाँ पर कुछ कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये मधुमक्खी दिख रही है, तो ये मधुमक्खी दिख रही है आपको, तो ये क्या कर रही है, बी कीपिंग कर रही है। क्या कर रही है ये यहाँ पर, बी कीपिंग कर रही है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सर, क्या कहता है क्वेश्चन, वुमेन्स इन द रूरल हाउसहोल्ड टेक अप बी कीपिंग एज एन एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। ठीक है सर, सच काइंड ऑफ एक्टिविटी में बी इन्वेस्टिज्ड अंडर डैश डाइवर्सिफिकेशन एक्टिविटी। तो इस टाइप की एक्टिविटी को कहाँ डाला जाएगा, ये जो बी कीपिंग है, एनिमल रियरिंग है, ये किस तरह की कैटेगरी के अंदर इन एक्टिविटीज को डाला जाता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री की कैटेगरी के अंदर आएगा, फिशरीज के अंदर आएगा, या हॉर्टिकल्चर के अंदर आएगा, या पोल्ट्री। इसको जनरली रखा जाता है कहाँ पर, हॉर्टिकल्चर कैटेगरी के अंदर, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। इसीलिए कैसा क्या आंसर होने वाला है इसका, सी आंसर जो है बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। क्या होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली एंड आंसर, असर्शन एंड रीजनिंग दो इसका, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोस गिवन स्टेटमेंट। असर्शन हमारे पास क्या है, 1991 के अंदर, राइट, एज एन
immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currency. रीजन इसका था कि devaluation of the currency was eminent for the exchange reserves, ताकि एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से हो सके, राइट। तो उस पर्सपेक्टिव से ये चीजें की गई थी, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आईईडी आपने राइट, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपने पढ़ा है, आईईडी पढ़ा है, तो आपको पता होगा ये चीजें कि 1991 के अंदर ऐसा हुआ था। और इसी की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिले थे एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट बोला गया था। तो एलपीजी रिफॉर्म्स के चलते यहाँ पर आपने इसके बारे में तो पढ़ा ही था, लेकिन यहाँ पर ये चीजें आपको देखने के लिए मिली थी। तो अगर मैं सेशन की बात करूं तो बिल्कुल सही है सेशन, है इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, बोथ आर ट्रू। और इसकी वजह से ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता था, इंपोर्ट हो सकता था, वैल्यूज को डिवैल्यूट कर दिया गया था, करेंसीज को डिवैल्यूट किया गया था। बोथ असर्शंस एंड रीजंस आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ द असर्शन। इसे ये जो है इसका बिल्कुल क्या है, सही आंसर रहने वाला है। क्या रहने वाला है? बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन कहता है अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट वर रिक्वायर्ड टू buy and sell fixed quantity of inputs and output on the basis of prices fixed by the government and the rest were purchased and sold at the market price. Choose the correct answer of the question. तो ये कैसी है? कम्यून सिस्टम है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड है, ड्यूल प्राइसिंग है, या ग्रेट प्रोलरेशन कल्चरल रेवोल्यूशन है? तो ये ड्यूल प्राइसिंग है, यानी कि यहाँ पर दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी डिसाइड कर रही है और मार्केट फैक्टर भी डिसाइड कर रहे हैं, तो इसको बोला जाता है जनरली ड्यूल प्राइसिंग। तो ड्यूल प्राइसिंग है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सी जो है वो इसका राइट आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, वो ये है, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स play a vital role in ensuring an overall development of the rural economy as they dash। कहता है छोटे छोटे माइक्रो लेवल पर क्रेडिट प्रोग्राम्स मदद करते हैं कि वो ओवरऑल डेवलपमेंट देखी जा सके रूरल इकोनॉमी के अंदर। ओके, तो कैसा? कहता है रूरल इकोनॉमी एज दे, क्यों? क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, लीड करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट को, जी, इनहेंस करते हैं रीच ऑफ द फॉर्मर क्रेडिट सिस्टम। तो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट है सही है, और जब ये तीनों स्टेटमेंट है सही है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर डी होने वाला है, और डी ऑप्शन पे जैसे ही आप टिक करेंगे ये आपका आंसर सही हो जाएगा। तो वो डी ऑप्शन पे आप तभी टिक कर पाएंगे जब आपको ये तीनों स्टेटमेंट के बारे में पता होगा कि ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। और वो तीनों स्टेटमेंट सही है वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा जब जब आप करोगे पढ़ाई और आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझोगे, तब पता चलेगा सर। नाउ नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, डैश में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। राइट, क्या कहता है? डैश में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन के लिए एक मेजर बताया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के लिए। क्या? इकोनॉमिक इंडिकेटर, लिबर्टी इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर और डेमोग्राफिक इंडिकेटर। तो इसका जो आंसर है बेटा वो है लिबर्टी इंडिकेटर। लिबर्टी इंडिकेटर को यूज किया जा सकता है एज एन एक्सटेंड ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। तो सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर इसको यूज किया जा सकता है एज ए डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन। राइट, तो बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन जो है वो रहने वाला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द नेचर ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफेसिट, यानी कि वन डायरेक्शनल है। आगे क्या कहता है? वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन एन कंट्री। वर्कर की पॉपुलेशन को देखा जाता है एनालाइज करने के लिए, वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो जो है उसको यूज किया जाता है एक इंडिकेटर के तौर पर। अच्छा, अब आपको इसका आंसर देना है, तो इस केस के अंदर बेटा पहली वाली स्टेटमेंट तो ठीक है कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है वो यूनिफेसिट है, वन डायरेक्शनल है, राइट। और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है उसको इंडिकेटर के तौर पर यूज नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू वेयर स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, राइट। इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज फॉल्स, तो बी होगा इसका आंसर। क्या रहने वाला है इसका आंसर? बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर बिल्कुल सही रहने वाला है। ओके सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रॉम द सेट ऑफ द इवेंट in column 1 and column 2 corresponding facts given in column 2 you have to match the right pair. So adoptions of the mixed economic system, the common development of child policy in India, introductions of the economic forms in China, and great leap forward campaign focused on massive industrialization. This is the right answer. तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा. सी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल क्या रहने वाला है, सही आंसर रहने वाला है. जो सही आंसर होगा इसका वो ये रहेगा. और ये चीजें कहाँ पर है, ये चीजें आप अपनी एनसीईआरटी बुक के अंदर देखिएगा एक बार, वहां पर ये सारी चीजें मेंशन है और ये सारे पॉइंट्स वहां पर बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किए गए हैं. ठीक है जी सर, आगे चलिएगा. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड अ नंबर ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन क्या कहता है, वर इन dilapidated state. List any three such indicator that led to the worsening of the Indian demographic profile. यानी कि इंडिया की डेमोग्राफिक एरिया वाइज जो प्रोफाइल है उसको बहुत ज्यादा क्या किया गया, खराब किया गया. उसके इंडिकेटर्स आपको बताने हैं. तो इसमें क्या कहता है बेटा, इंडियाज डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स वर इन dilapidated state ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एस. अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो इसमें क्या है, आंसर राइटिंग का तरीका. आंसर राइटिंग का तरीका क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे, यहाँ पर देखो, तो इसमें आंसर राइटिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पॉइंट वाइज आंसर राइटिंग करिए. तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप आंसर करें, कभी भी क्वेश्चंस के आंसर करें, तो आप हमेशा पॉइंट वाइज आंसर करें. कैसे आंसर करें, पॉइंट वाइज आंसर करें. क्योंकि जब आप पॉइंट वाइज आंसर करोगे तो आपका एग्जामिनर आपसे ज्यादा इंप्रेस रहेगा एज कम्पेयर टू अगर आप उसके अंदर पैराग्राफ वाइज आंसर देने की कोशिश करते हैं. तो क्या कहता है कि ऐसा इसलिए हुआ था बिकॉज जो ओवरऑल लिटरेसी लेवल था वो बहुत ज्यादा कम था. वो कितना था सर, सिर्फ और सिर्फ 16% था. लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो भी बहुत ज्यादा कम थी, जो लोग थे वो बहुत कम जीते थे. लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी. अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, बच्चों की डेथ जो थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी. यानी कि अगर मैं 1000 बच्चों की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, 1000 बच्चों की बात करूंगा, तो उस 1000 में से हमारे 218 बच्चे जो है उनकी क्या हो जाती थी बेटा, डेथ हो जाती थी. उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी. तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी क्या था, बहुत ज्यादा था. याद रखिएगा इस बात को, इसलिए ऐसी सिचुएशन थी. इंपॉर्टेंट है. अब ये 3 पॉइंट आपने डिफाइन कर लिया तो आपको कहीं ना कहीं 3 नंबर जो है वो आपके मिल जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है. आगे क्या कहता है सर, कहता है द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद द वैलिड एक्सप्लेनेशन. तो कहता है जो प्री इंडिपेंडेंस इंडिया का मतलब क्या है, आजादी से पहले का जो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था यानी कि वर्किंग स्ट्रक्चर था, उन्होंने एक्सपीरियंस किया है ग्रोथ, रीजनल ग्रोथ वेरिएशन. इसका रीजन बताओ. कहता सर जो प्री इंडिपेंडेंट इंडिया का ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था उसने एक्सपीरियंस किया है रीजनल. देखो आंसर करने का तरीका देखो, यहाँ से इसने क्या करा, पहले यहाँ से चीजों को लिया. द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशंस. बिल्कुल सही बात है. और इसके पीछे का रीजन क्या बोला, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जो पार्ट ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे और बंगाल है, उन्होंने देखा है डिक्लाइन डिपेंडेंस ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर विद द कमेंसरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस सेक्टर. कहने का मतलब ये है कि लोग जो है वो एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर, एग्रीकल्चर से उन्होंने क्या करा, अपने आप को शिफ्ट कर दिया और वो शिफ्ट हो गए किसकी तरफ, सर्विस सेक्टर की तरफ और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ. इसका पहला कारण तो कहता है ये है. दूसरा कारण इन्होंने क्या बोला, दिस हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एन एग्रीकल्चर इन स्टेट्स सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब. तो कहता है इंक्रीज हुआ है, शेयर इंक्रीज देखने को मिला. क्या देखने को मिला, देयर हैज बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ द वर्कफोर्स लेबर जो है वो बड़ी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, कहां पर, इन सारी स्टेटों के अंदर. इसलिए ऐसा देखने को हमें यहाँ पर कहता है मिलता है. अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राविया वॉज इनिशियली, क्या कहता है, राविया वॉज इनिशियली वर्किंग एज एन ऑफिस क्लर्क इन अ फर्म. पहले ऑफिस क्लर्क के तौर पर राविया जो थी वो काम कर रही थी. इन द परस्यूट टू अटेन अ हायर पोजीशन एंड इनकम, ज्यादा पैसा कमाए. हर कोई पर्सन जो है वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है कि वो ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा नाम कमाए. तो ज्यादा पैसा कमाए, ज्यादा नाम कमाए, तो उन्होंने क्या करा, अटेंड करा एक फ्यू ऑन द जॉब ट्रेनिंग. अब ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग आप लोग बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ते हो और बिजनेस स्टडीज के अंदर आपने पढ़ा होगा. तो उन्होंने ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेशन लिया. दिस सेशन कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू हर स्किल्स, इसकी वजह से उसकी स्किल्स जो वो बढ़ी. एंड एक्सपर्टीज, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रावियास डिसीजन ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर कैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो इंपॉर्टेंट सी बात है बेटा, पॉजिटिव इंपैक्ट होगा. कैसा इंपैक्ट होगा, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा. नेगेटिव इंपैक्ट थोड़ी है इसका कुछ, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट है.
तो क्या कहता है सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट इन द रिसेंट टाइम्स एज दे ऐड to the productive capacity of the employees. Firms encourage such trainings as the benefit outweigh the cost of these trainings. It enables employees to develop skills and adopt modern technologies ideas. Thus, Ravia's decision to attend on the job training session will have a positive impact on the human capital formation. कैसा impact देखने को मिलेगा? Positive. इसमें ना तो सिर्फ और सिर्फ राविया की स्किल्स में इंक्रीमेंट होगा, बल्कि साथ ही साथ में जो कंपनी है वो कंपनी की भी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट देखने को मिलेगा और कंपनी भी लॉन्ग टर्म में क्या रहने वाली है? पॉजिटिव रहने वाली है, राइट इसलिए ये कैसा है? अच्छा डिसीजन है और इसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल के ऊपर भी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन, इन द लेट 1970s चाइना इंट्रोड्यूस द वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, सबको पता लेके आए थे और इसमें क्या कहता है? अरेस्ट इन द that led to the arrest in the population coupled with the skewed sex ratio. Justify the given statement with valid arguments in support of your answer. 1970 के अंदर चाइना जो है वो वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया था। वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बच्चा आप लोग क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ राइट वन चाइल्ड के लिए जा सकते हैं, इससे ज्यादा वहां पर नहीं होता था। और इसकी वजह से क्या होता था? बाइसनेस होती थी, क्योंकि ज्यादा का पॉपुलेशन क्या चाहिए? लड़का ही चाहिए, है ना। तो देखो ऐसा ही कुछ लिखा गया है, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इट्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ rate was very high. The one child norm introduced in China in the late 1970 is the major reason for the fall in the population growth rate, right? However, this measure led to a decline in the sex ratio. The number of females per thousand males in China is approximately 949. One child policy and prevalent son preference is the प्राइम रीजन बिहाइंड द स्क्यूड सेक्स रेशियो। तो आप देखो भाई, अब हर कोई क्या चाहेगा कि भाई अब वन चाइल्ड पॉलिसी कर दी चाइना ने। अब वन चाइल्ड पॉलिसी जब चाइना ने करी तो हर बच्चा, हर पेरेंट्स क्या चाहेंगे कि भाई एक ही बच्चा हो और वो कैसा होना चाहिए? वो हमारे पास बॉय हो। और जब बॉय होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? राइट, उसकी वजह से गर्ल्स कम हो जाएंगी। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि भाई इस तरह की समस्या भी, इसकी वजह से भी क्या देखी गई है? समस्या ही देखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, state and elaborate whether the following statements are true or false or valid agreement. Number 1, agriculture marketing is a process that ensures the transportations of the various agriculture commodities only. अच्छा, कि अगर मैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करूंगा तो वो रिलेट करेगी एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट से। सेकंड कहता है कि जो जनधन योजना है वो क्रूशियल स्टेप था फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सबसे पहली बात कि जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। एग्रीकल्चर मार्केट ये पूरी की पूरी प्रोसेस है जहां पर असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज का पूरे के पूरे कंट्री के अंदर। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर इंक्लूडेड है। और जनधन योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है और इसने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा मोबिलाइज करने की कोशिश करवाई है इंडिया के अंदर, तो ये ट्रू है। जनधन योजना promoted thrift habits and efficient allocations of the financial resources, particularly in the rural area. Formal banking system has mobilized a sustainable amount under this योजना। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम रही है गवर्नमेंट की जनधन योजना, राइट। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है। ठीक है सर, तो क्या कहता है? वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस एम्प्लॉइज पीपल्स एंड इंक्रीज देयर आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज लीडिंग टू द डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। तो यानी कि प्रोडक्शन बढ़ी है, उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। तो कहता है व्हेन द आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस इंक्रीजेस, then private enterprises which receives a raw material from the government enterprises will also raise their output. So subsequently private enterprises using this output of the indirectly benefited with the increase in the scales of production. This led to the increase in the number of employment opportunity directly in the economy. यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर काम करेगा तो फिर प्राइवेट को भी ज्यादा आराम मिलेगा, वो भी ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा, और जब ज्यादा काम करने की कोशिश करेगा तो उसकी वजह से ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और उसमें इंक्रीमेंट कहता है देखने को हमें मिलता है। ये बात यहाँ पर बोली गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है समझिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक इमेज दे दी गई और आपसे बोला गया आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपेंडिंग इन द गिवन इमेज एंड सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑन इंडिकेटिंग द सिचुएशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी।
अब देखो यहाँ पर क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है और एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी समस्या है। एक फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब हो गया ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कैसा सेक्टर? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोग निकल निकल कर कहाँ जा रहे हैं? इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ देखा गया है। तो कहता है द गिविंग एन इमेज डिपिक्ट द ड्रिफ्ट ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर टू द इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि फॉर्मल से कहाँ जा रहे हैं लोग? इनफॉर्मल की तरफ मूव कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है। दिस सिचुएशन इज पॉपुलरली नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्कफोर्स। और कहता है इंडिया इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड मिलियंस ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, नॉन फार्म कैजुअल वर्कर्स, laborers, owners of the small enterprises, and the self-employed people. The workforce in informal sector does not get a regular income. They do not have any protections or regulation from the government. Workers may be dismissed without any compensation notice. The government is taking step to safeguard the interest of the workers in the informal sector. तो गवर्नमेंट क्या करने की कोशिश कर रही है? वर्क जो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं उनको भी बचाने की कोशिश कर रही है, उससे रिलेटेड भी स्टेप्स लेने की कोशिश किए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, राइट। आगे देखिए, कहता है ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम सबसिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी। यानी कि पहले हमारे पास फूड का डेफिसिट रहता था, अब सरप्लस रहता है। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दूं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री इंडिया फॉलोड द रिजाइम्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। यानी कि अपने डोमेस्टिक मार्केट को बचाने के लिए इंडिया ने इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, बैरियर्स लगा दिए, कोटा लगा दिए, टैरिफ लगा दिए। बात करेंगे इसको, आप क्या करो डिटेल में डिस्कस करो और गवर्नमेंट के इस डिसीजन की कितनी सराहना आप करते हो उसके बारे में डिस्कशन करो। तो सबसे पहली बात अगर मैं करता हूँ तो कहता है सर बिफोर द एडवेंट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, जब ग्रीन हरित क्रांति नहीं आई थी, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स। तो फार्मर ही क्या करते थे? कंज्यूम करते थे अपने लिए, मार्केट में बेचने के बजाय। लेकिन जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आई तो इसकी वजह से क्या हुआ? ग्रोथ हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर का, एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ा। और जैसे ही ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द एग्रो प्रोड्यूस, यानी कि व्हीट और राइस प्रोड्यूसर जो थे वो सोल्ड किए जाने लगे फार्मर के द्वारा, कहां पर? मार्केट में। और इसकी वजह से अटेनमेंट हुआ मार्केटेड सरप्लस का और उसको कन्वर्ट किया गया किसमें? फूड सरप्लस का, इकोनॉमी के अंदर। और उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से जो फार्मर पहले खुद के लिए कंज्यूम किया करते थे, अब वो मार्केट में सेल भी करने लगे अपने प्रोडक्ट को। आगे क्या कहता है? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया फॉलोड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अपने आप को, यानी कि अपनी मार्केट को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि मेक इन इंडिया है, राइट, भारत में बनाओ, मेक इन इंडिया, इस तरह के कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है। तो इसकी वजह से क्या है, इसमें इंडिया के अंदर जो चीजें हैं उसको प्रोड्यूस करने के ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है रादर देन इंपोर्टिंग दैट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो कहता है दिस पॉलिसी एम्ड एट सस्टेनिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीटर बाय यूजिंग फॉलोइंग टूल्स। तो इसके लिए क्या किया गया? ये कुछ टूल्स लगाए गए, जैसे टैरिफ लगाया गया और कोटा लगाया गया। टैरिफ का मतलब क्या है कि जब आप टैक्स इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर लगाते हो, इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर जब ज्यादा टैक्स लगाने की कोशिश करते हो तो उसे बोला जाता है टैरिफ। और कोटा की अगर बात किया जाता है तो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है उसी को ही आप क्या कर सकते हो? इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसे बोला जाता है कोटा। कोटा का मतलब है कि लिमिट लगा देना, रिस्ट्रिक्शन लगा देना कि इससे ज्यादा आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते हो किसी भी सिनेरियो के अंदर। अगला क्या है बच्चे? अगला क्वेश्चन है और के अंदर, और क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन लार्ज स्केल। इन द लाइट ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट डिस्कस वन सच लैंड रिफॉर्म। तो कहता है 1947 के अंदर इंडिया में 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म जो थे उसे इंट्रोड्यूस किया गया था बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के अंदर। इस स्टेटमेंट के ऊपर प्रकाश डालो, रोशनी डालो। आगे क्या कहता है? इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिटेन profit making public sector undertaking PSUs. It provided a special status to PSUs to enable them to expand in the global market. Do you agree with this given statement? Or if you agree, then give the answer to this question. यहाँ पर ये बोला गया। अब बेटा ध्यान से समझ लो क्या बोला गया। पहली बात देखिए, तो लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो क्या थे? कहता है इनएविटेबल थे इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। द पॉलिसी मेकर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स सच एज लैंड सीलिंग, abolition of the intermediaries, etc. Land ceiling mean fixing up the maximum size of land holding which could be owned by an individual। यानी कि लोगों से कौन किसके पास कितनी जगह हो सकती है, जमीन हो सकती है, उसके ऊपर क्या लगा दी? लैंड सीलिंग लगा दी। दिस स्टेप्स वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रमोट इक्वालिटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर सो एज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड। ताकि वो लैंड ओनरशिप जो है वो सबके हाथों में जाए, कुछ ही के हाथों में ना रहे, इसीलिए क्या किया गया? लैंड सीलिंग
करवाएगी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यस इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी जो इन्फ्यूज प्रोफेशनलिज्म एंड इनेबल्ड पब्लिक सेक्टर इकोनॉमीज टू compete more effectively in the liberalized globalized environment, the government identified profit making public sector undertakings PSUs के ऊपर गवर्नमेंट ने काम करने शुरू किया, और वो भी कैसे, जो प्रॉफिट मेकिंग है, जो पैसा कमा रही है, उनकी बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट डिक्लेयर देम ऐसे, उनको क्या बोला गवर्नमेंट ने, उनको नाम दिया महारत्नास, नवरत्नास या फिर मिनी रत्नास का नाम दिया। पीएसयूज वर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एफिशिएंसीज एंड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी दी गई। इसके द्वारा वेरियस डिसीजन लेने की पावर इनके पास थी, जिसके थ्रू वो वेरियस डिसीजंस ले सकते थे ओवर द ईयर 30 महारत्नास एंड मिनी रत्ना, तो इनके अगेंस्ट क्या ले सकते थे, वो डिसीजन ले सकते थे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका लास्ट क्वेश्चन है, और वो एक केस स्टडी के फॉर्म में क्वेश्चन है, और ऐसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो ये समझ लेते हैं। कहता है रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट वेरी केयरफुली। ओके सर, पढ़ लेते हैं टेक्स्ट को बहुत ज्यादा केयरफुली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ये आपका कॉन्सेप्ट है। किसके ऊपर है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर आपका ये कॉन्सेप्ट है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ही हलवा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल आसान सा दिया हुआ है इसके अंदर, और ऐसे आपके पेपर में आ जाए तो आप भी आनंद में चले जाएंगे, आनंद फील करेंगे आप भी अपनी जिंदगी में। 6 मार्क्स आपके फ्री के हैं। कहता है सर इसको ध्यान से पढ़ो। कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मीट करती है प्रेजेंट जनरेशन के नीड्स को विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑन नीड। India is a critical in determining the success in pursuit to achieve sustainable development. The Union Budget 2023 presented by the Finance Minister Nirmala Sitharaman built on India's commitment to lead the global action against climate change, preserve biodiversity and support sustainable development. The government has accelerated the pace of the green growth as India is facing to the grave reality of depleting natural resources, limited supply of water, minerals and fossil fuels. In a bid to counter the climate threat, India has committed to achieve net zero by 2070, released a low carbon development strategy and introduced the concept of life, जिसका मतलब है lifestyle for environment, to promote responsible consumption. The green growth actions include several pointed measures that would facilitate the much needed strategic decarbonizations of India's industries, reduce dependency on fossil fuels import and establish technology and market leadership in the sunshine sector. राइट किसके ऊपर ज्यादा फोकस दे रही है? सनशाइन सेक्टर के ऊपर फोकस दे रही है। फॉर इंस्टेंस द एलोकेशन ऑफ ₹35,000 crore ऑफ द प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स अचीविंग net zero by 2070 and clean energy transition ensure the country's energy security. The outlay of 90,700 crore for the green hydro missions was mobilized the green hydrogen production's capacity of 5 metric million ton by 2030, moreover to encourage the optimum use of the wetland, enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities and income generation for the local communities. The Amrit धरोहर स्कीम विल बी इम्प्लीमेंटेड ओवर द 3 ईयर। ये सोर्स कहाँ से उठाया गया था? ये इकोनॉमिक टाइम से एक सोर्स उठाया गया है, यानी कि आपका करंट अफेयर। अगेन यहाँ पर किसकी इंपॉर्टेंस है? आपके करंट अफेयर की। आप ध्यान से समझ लो मेरी बात। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपने जो थ्योरी पढ़ी वो तो पढ़ी ही, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों ने ध्यान देना है करंट अफेयर्स के ऊपर। आगे क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस का आंसर दो। सबसे पहले कहता है डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिफाइन करो और ब्रीफली इलेबोरेट करो कि दो रीजन, क्या दो कारण रहे, क्या ऑब्जेक्टिव थे ग्रीन ग्रोथ बीइंग सेटअप एज द इंडियन गवर्नमेंट। जो ग्रीन ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव था इसको सेटअप किया गया, इसके पीछे के दो कारण बताओ। तो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से समझा होगा तो पहले वाले पार्ट का आंसर तो आपको यहीं से मिल जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली होता क्या है, यहीं से आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। दूसरे वाले पार्ट का आंसर भी ये रहा, इसी के अंदर लिखा गया है कि इसके अंदर जो है हम चीजों को ज्यादा बेहतर करने वाले हैं, इस पर्सपेक्टिव से हम चीजों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर समझिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आंसर क्या है कि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी हमने कहीं ना कहीं आज प्रेजेंट में क्या करना है, ध्यान में रखना है, उसको कहीं ना कहीं हमने भूल नहीं जाना है। तो कहता है इंडियन गवर्नमेंट हैज, ये तो वहां से मिल जाएगी आपको डेफिनेशन पहले पैराग्राफ में। इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है? कहता है सर ग्रेव रियलिटी ऑफ द डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिप्लेट कर रहे हैं, हमारे पास लिमिटेड सप्लाई है वाटर, मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स की। इसको दिस हैज बीन क्रिएटेड एज ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज इन द रिसेंट पास्ट इन इंडिया। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए और क्लाइमेट
थ्रेट से इंडिया को बचाने के लिए इंडिया कमिटेड है, प्रतिबद्ध है कि जीरो टारगेट लेकर आएगा वो 2070 तक, और इसकी वजह से फैसिलिटेट होगी क्या डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और इसकी वजह से डिपेंडेंसी फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो होगी वो कम होने वाली है, और सनसाइन इंडस्ट्री के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा अच्छा करने वाले हैं। उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर चीजों को क्या किया गया है, लिखा गया है। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपका पूरा का पूरा जो ये मॉक टेस्ट है, ये यहाँ पर सैंपल पेपर जो है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप लोग इसको देखिएगा और थोड़ा सा कोशिश करिएगा, क्योंकि ये बेसिक रीजन इसको लेके आने का ये था कि आप लोगों के सामने कोशिश की जाए कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्या कर सकें, समझ सकें। उस पर्सपेक्टिव से यहाँ पर डाला गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।